नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए। पूर्वी इंडोनेशिया में रविवार को एक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी राख आसमान में 4000 मीटर ऊंचाई तक उठी और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के प्रवक्ता रादित्य जैती ने बताया कि ज्वालामुखी ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में फटा। माउंट एली लेवोटोलोक नाम के ज्वालामुखी के आसपास स्थित कम से कम 28 गांवों से करीब 2800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि ज्वालामुखी के फटने के बाद स्थानीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया, क्योंकि राख आसमान में छितरी हुई है। इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आरबीआई की ओर से एक बहुत ही बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी 2020 लगातार तीसरी बार ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को लगातार तीसरी बार यथावत रख सकता है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की वजह से मौद्रिक नीति समिति संभवतः एक बार फिर ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगी। 2 दिसंबर से शुरू होगी एमपीसी की बैठक। खुदरा मुद्रास्फीति इस समय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। हालांकि सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक रही है, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक रुख को नर्म रख सकता है। इससे आगे जरूरत होने पर ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 2 दिन की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा 4 दिसंबर को की जाएगी। राजस्थान के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू। राजस्थान के इन 13 जिलों में 31 दिसंबर तक रात को रहेगा कर्फ्यू। वर्तमान में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर के 13 जिला मुख्यालय शहरों की शहरी सीमा के भीतर 1 से 31 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश में कहा, सभी बाजारों, कार्यस्थलों और वाणिज्यिक परिसरों को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, ताकि कर्मचारी और अन्य लोग रात 8 बजे तक घर वापस आ जाएं, जब तक कि इसमें जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त न हो। हालांकि राज्य सरकार का आदेश निरंतर उत्पादन वाले कारखाने, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, शादी से संबंधित सभा, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कोई भी कार्यस्थल, यात्री आने वाले या टर्मिनलों के परिवहन के लिए जा रहे लोगों पर लागू नहीं होगा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर। फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव अपडेट्स। दिल्ली को सील करने की तैयारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने गुरु पर्व पर गुरबानी का पाठ किया। केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन आज दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में इन 2 राज्यों के किसान सहित देश भर के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कृषि कानूनों के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 26 व 27 नवंबर यानी आज और कल दिल्ली चलो की घोषणा की है। इस बीच किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्रालियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोक लिया है। हरियाणा सीमा पर किसानों की संख्या ज्यादा होगी। पंजाब के किसान के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने पंजाब और दिल्ली से लगती राज्य की सीमा पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसान कई दिनों का राशन जैसे सब्जियां, वाटर टैंकर, लकड़ियां और साथ ही खाना बनाने वाले कई लोगों को लेकर साथ में आए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मौसम समाचार की ओर। वेदर अपडेट। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने रविवार को कहा कि उत्तर भारत में शीतलहर के साथ इस बार भीषण ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर से फरवरी तक उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। गुरु नानक देव की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की ओर से सभी को बधाई।
गुरु नानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। देश दुनिया में आज गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सोमवार को प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इस पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने देश और देशवासियों के बेहतर भविष्य की कामना भी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, गुरु नानक देव ने लोगों को एकता, समरसता, बंधुता, सौहार्द और सेवाभाव का मार्ग दिखाया और परिश्रम, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान पर आधारित जीवन शैली का बोध कराने वाला आर्थिक दर्शन दिया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा पुंज हैं। राष्ट्रपति ने एक अन्य ट्वीट में कहा, गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने आचरण में उनकी शिक्षाओं का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर देशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, गुरु पर्व के अवसर में गुरु नानक देव जी को नमन करता हूँ। उनके विचार हमें समाज की बेहतरी और एक बेहतर दुनिया सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते रहें। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा चीनी बांध। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बनाएगा सबसे बड़ा बांध, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे की आशंका। भारत से सटी सीमाओं को लेकर चीन लगातार आक्रामक रुख अपनाता रहता है। अब चीन एक नई साजिश रच रहा है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यालुंग जानबो नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला यह बांध कितना विशालकाय होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े बांध हरी जॉर्ज की तुलना में इस बांध से 3 गुना बिजली बनाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, चीन से इस बांध से न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में बल्कि बांग्लादेश में भी सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक इस बांध को तिब्बत इलाके के मेडोक काउंटी में बनाया जा सकता है। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के काफी करीब है। इससे पहले भी चीन इस इलाके में कई छोटे बांध बना चुका है, लेकिन यह बांध काफी विशालकाय होगा। गौरतलब है कि तिब्बत स्वायत्त इलाके से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियान कहा जाता है। इसके बाद यह नदी असम पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम से गुजरने के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। मोदी सरकार की ओर से बड़ी खबर। मोदी सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों के खर्चों को लेकर दिया ये बड़ा बयान। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अपनी शाखाओं को सुसंगत करने तथा ऐसे खर्चों में कटौती करने को कहा है जिनसे बचा जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्देश विशेष रूप से नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लिए है, जिससे इन कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारी जा सके। इसी साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय की प्रक्रिया को रोक दिया था। बता दें कि इससे पहले इसी साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की विलय की प्रक्रिया को रोक दिया था। तीनों कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। सरकार ने इन कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी थी ताकि ये नियामकीय मानकों को पूरा कर सके। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इन कंपनियों से अपनी शाखाओं को तर्कसंगत करने तथा गेस्ट हाउस जैसे बेवजह के खर्चों में कटौती करने को कहा है। इसके अलावा इन कंपनियों से डिजिटल माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार करने को भी कहा गया है। गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतों में भारी गिरावट। गोल्ड प्राइस, सोने के दाम में 4 महीने में सबसे बड़ी गिरावट। सोना भी हुआ सस्ता, अगस्त में 56,000 तक पहुंचे थे दाम। भारतीय बाजारों में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। हालत यह है कि 4 महीने के दौरान इसमें करीब 7,000 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जबकि 3 हफ्ते को दौरान जहां सोने के प्रति 10 ग्राम में 4,000 रुपये का भारी गिरावट आई है, तो वहीं सोने के दाम 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। 4 महीने पहले यानी अगस्त में 10 ग्राम सोने के दाम 56,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब इसकी कीमत भारतीय बाजार में 48,900 रुपये है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के बीच जाने के बाद अब इसके दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह सोने के मूल्य में कुल 1,475 रुपये प्रति 10 ग्राम की जबरदस्त कमी देखने को मिली। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में 1,417 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 38,772 नए केस और 443 मौत।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले सोमवार को 94 लाख के पार हो गए हैं, जबकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 88,47,000 पार हो गई है, जो कि राष्ट्रीय वसूली दर को 93.81% तक पहुंचा देती है। एक दिन में कुल कोरोना वायरस के 38,772 नए संक्रमणों के साथ मरीजों की संख्या 94,31,692 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में मरने वालों की नई संख्या 443 होने के साथ ही कुल 1,37,139 लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। सक्रिय कोविड-19 केसेस लगातार 20वें दिन 5 लाख से नीचे रहा। देश में 4,46,952 सक्रिय कोरोना वायरस संक्रमण हैं, जो कुल केसलोड का 4.74% है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 88,47,600 हो गई, जो कि राष्ट्रीय रिकवरी दर को बढ़ाकर 93.81% कर देती है, जबकि कोविड-19 मामले में मृत्यु दर 1.45% है। भारत की कोविड-19 टैली ने 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख का आंकड़ा पार किया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।